Hello and warm welcome you all. Today is 21st of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you all know, on the daily basis we discusses some ethical terms with examples. तो आज हम मोरल मायोपिया के बारे में समझेंगे। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने मोरल म्यूटनेस के बारे में जाना था। क्या था मोरल म्यूटनेस? मोरल म्यूटनेस जब आपको पता है कि इथिकल एक्शंस क्या है, क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद आप एक्शन में उसे नहीं लाते हो, आप चुप रहते हो, वो है आपका मोरल म्यूटनेस। एग्जाम्पल मैंने दिया था, दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति सिर्फ देख रहा है, वो आपका मोरल म्यूटनेस है। और मोरल मायोपिया की बात करें तो सुनने में तो सिमिलर लगता है मोरल म्यूटनेस के अकॉर्डिंग, बट देयर इज ए डिफरेंस। वैसे मायोपिया का शब्द आपने फिजिक्स में जरूर सुना होगा। मायोपिया इज रिलेटेड टू विजन डिसेबिलिटी, जैसे मायोपिया या फिर आपका हाइपर मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है फिजिक्स के टर्म्स में जाने तो जब आपको नजदीक की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, तो वो आपका हुआ मायोपिया। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। इसके विपरीत जब आपको दूर की चीजें दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, तब आपका होता है हाइपर मायोपिया। दैट्स योर लॉन्ग साइटेडनेस। और उसको सुधारने के लिए हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हैविंग डिफरेंट पावर्स। बट इथिक्स में ऐसा कोई मतलब नहीं है। इथिक्स के टर्म्स में बात करें तो मोरल मायोपिया सिंपली मीन्स कि कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत, कौन से एथिकल इश्यूज कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है, उसको वो जज ही नहीं कर पाता, उसमें वो क्षमता ही विकसित नहीं हुई। तो ये आपका मोरल मायोपिया कहलाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई बच्चा है, अब उसको सही और गलत में फर्क नहीं पता, तो वो जो एक्शन लेता है उस एक्शन में उनका कोई इथिकल डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं होता है। तो दैट्स रिप्रेजेंट मोरल मायोपिया। वैसे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इनडायरेक्टली मोरल मायोपिया के शिकार है। कैसे? जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो आजकल काफी ज्यादा प्रचार चलते हैं, गोरा हो जाओ, 10 दिन में ये क्रीम लगाओ, पूरा विश्व का सुंदरता अपने कंट्रोल में कर लो। ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो करने का तो वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो स्टीरियोटाइप्स प्रमोट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कलर, कि गोरा या काला। तो ये सब कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ही तो प्रमोट हो रहा है। और ये चीजें मनुष्य के दिमाग में धीरे धीरे मजबूती से इंटर करने लग जाती हैं कि हाँ, काला है तो खराब है या गोरा है तो अच्छा है। ये सब कम्प्लेक्शन वाली जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मनुष्य के दिमाग में फिट होने लग जाती है आफ्टर वॉचिंग एंड हियरिंग सिमिलर स्टोरीज। सो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करता है। तो भले ही जो कंपनी है उसको पता ना हो कि इस प्रकार के प्रचार का सोसाइटी के ऊपर क्या डिस्क्रिमिनेशन या प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो यूज कर रहे हैं। तो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल मायोपिया। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप हमें कुछ एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हम इस टर्म के इनिशिएशन की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी माइनेट ड्रम राइट एज वेल एज पैट्रिक मोर्फी के द्वारा। ये दो व्यक्ति के नाम हैं और इन्होंने ये क्वाइन टर्म किया था, मतलब ये इस टर्म के बारे में इन्होंने बताया था, दैट रिप्रेजेंट्स इनएबिलिटी टू सी इथिकल इश्यूज क्लियरली। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है, ये आप इमेज भी देख सकते हो। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन। दो आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं। पहला है आपका कि रिसेंट टाइम्स में आप देख रहे हो कि जो पायलट्स है, जो एयरप्लेन उड़ाते हैं,
काफी ज्यादा डेथ रिलेटेड इंसिडेंट्स उनमें देखने को मिल रहा है, फटीगनेस आ रही है, स्लीपलेसनेस हो रहा है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम ऐसा नहीं कि पैसे अर्न करने के कारण, ओवर टाइम इसलिए बिकॉज इनके ऊपर हायर ड्यूटी का डोज डाला जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना एयरलाइंस को, या फिर जो आपके रेगुलेटर्स है उनको फॉलो करवाना पड़ेगा। हम ह्यूमन लाइफ्स को तो रिस्क नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यू आप देखते हो न्यूमरस डेथ इंसिडेंट्स होते हैं। अब तो और ज्यादा घटना बढ़ रही है, जबकि समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चीजें सुधरनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिल रही है इंडिया में भी एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया के केस में वही जस्ट एक सप्ताह पहले एक पायलट जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, एंड जस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो फ्लाइट कैरी ऑन करने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो होप कि बहुत बड़ी खतरा टली, लेकिन इनडायरेक्टली आप सोचिए कि पायलट जैसे इंसिडेंट्स, डेथ जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। पहला आर्टिकल हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है आपका कास्ट वायलेंस। तमिलनाडु में एक घटना आई है कास्ट वायलेंस से रिलेटेड, स्कूल बच्चों में। स्कूल बच्चे भी अब पता चल रहा है कि कास्ट वायलेंस कर रहे हैं। तो क्या ये इनडायरेक्टली सिंबलाइज करता है जनरेशन टू जनरेशन कास्ट डिवाइड, वो भी पास ऑन कर रही है। तो आप बताइए, इससे हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो खत्म हो पाएगा? उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू फर्स्ट एडिटोरियल, इट इज रिलेटेड टू फटीगनेस फेस्ड बाय द पायलट्स। तो मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया पास्ट में, यानी कि एक सप्ताह पहले की बात करें तो इंडियन पायलट, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, यानी कि हार्ट अटैक, एंड इनके कारण उसकी मृत्यु हो गई। एंड जस्ट वो फ्लाइट को रन करने ही वाला था, लेकिन घटना पहले हुई। तो इस प्रकार की जो घटना बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिक है, पहले भी हुआ। जैसे पास्ट में एक घटना का जिक्र किया जाता है कि 12 अक्टूबर 1976 के दिन भारतीय एयरलाइंस कारवेले फ्लाइट, अब ये तो नहीं है, ये बंद हो चुका है, तो ये बम्बई से मद्रास की तरफ जाने वाला था, और फ्लाइट ने जैसी उड़ान भरी उसके बाद आपका इमरजेंसी लैंडिंग करवाए जाने के प्रयास में इसका क्रैश हो गया। और जब पूरा आकलन किया गया, एनालिसिस किया गया इस घटना का, तो पता चला कि जो आपका पायलट था वो स्लीपलेसनेस फील कर रहा था, फटीगनेस फील कर रहा था, इसीलिए उसका कंट्रोल इस फ्लाइट से हट गया। क्योंकि ठीक उसी दिन इस पायलट ने ऑलरेडी एक फ्लाइट को कैरी किया था दिल्ली की तरफ, एंड फिर से ये एडिशनल टास्क दिया गया कैरवेले फ्लाइट को उड़ाने के लिए। तो आप समझिए कि ओवरलोड ऑफ द वर्क को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो फ्लाइट है, फ्लाइट उड़ाने की ड्यूटी है, काफ़ी रेस्पॉन्सिबल ड्यूटी होती है। तो ऐसा नहीं कि जो एयरलाइंस है उनको लगातार काम पे काम दिए जाना चाहिए अपने फायदे के लिए, क्योंकि सब कुछ हम प्रॉफिट पर नहीं चल सकते। हमें ह्यूमन के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, उनके लाइफ को, पायलट के लाइफ को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, ये बात है। एंड पास्ट के घटनाओं में जो अभी रिसेंट की घटनाएं की बात करें तो एक तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ वेस्ट एशिया में एक इंडियन ओरिजिन पायलट वो भी फ्लाइट उड़ाते हैं, तो वहां पर भी ये घटना देखने को मिली। एंड एक और इंसिडेंट, जैसे आपका लैटिन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट, वो बेसिकली मियामी, जो कि आपका फ्लोरिडा यूएस में एक सिटी है, वहां से फ्लाइट
की उड़ान भरी और सैन दियागो जो कि चिली का एक सिटी है वहां के लिए फ्लाइट भर रही थी। और जो पायलट थे वो तो उसी बीच कोलैप्स हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तब जाके जो को पायलट थे उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को संभाला। तो आप समझिए कि इस प्रकार की भी घटना हो रही है जहां पर जो पायलट है उड़ान भरते वक्त भी उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो को पायलट है उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि अगर इस प्रकार की घटनाएं हो तो को पायलट उनको संभाल सके। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताया, इस कहानी का क्रक्स क्या है, क्या इश्यू है, आखिर क्यों ये घटना घट रही है। तो घटना घटने का कारण ये बताया जा रहा है कि जो पायलट है ना वो फटिगनेस एंड स्लीप डेप्रिवेशन फेस करते हैं, यानी कि उनको इतनी ज्यादा टास्क रहती है और उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। आप भी देखते होगे, समझते होगे कि जब आप काफी ज्यादा थके हुए हो सकता है आपने काफी ज्यादा एक दिन काम कर लिया हो, तो आपका शरीर रिस्पॉन्स नहीं करता है, थके हुए लगते हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं लगती आपको, ऐसा लगता है कि बस आराम करे। तो ये सब उनके साथ भी तो होता होगा। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस इसका इम्पेक्ट किस पर पड़ता है, ह्यूमन पर पड़ता है, उनके लाइफ्स पर पड़ता है। ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। जो पायलट है उनको जो रेस्ट का अधिकार है वो सबको इंश्योर करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि भारत में स्पेसिफिकली वर्स्ट सेट ऑफ रूल्स हैं फ्लाइट को लेकर, एज वेल एज जो ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है उसको लेकर। उनका ड्यूटी टाइम लेट से कि 4 घंटे का है तो पता चलेगा 6 घंटे करवा रहे, 7 घंटे करवा रहे। तो आप समझो ये सब ड्यूटी टाइम ऑलरेडी इन एक्सेस होती है, फिर भी ओवर वर्क करवाया जाता है, तो डबल बर्डन हो गया ना। तो उसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पर पड़ेगा, उनके माइंड पर पड़ेगा और उनके एक्शन पर भी पड़ेगा। तो दैट्स द क्रक्स। एंड जो रेस्ट पीरियड होता है कि हमने फ्लाइट उड़ाया, लेट से किसी पायलट ने फ्लाइट उड़ाया, अब एक फ्लाइट उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो फिर रेस्ट पीरियड होता है ना, 2 घंटे 3 घंटे जो भी रेस्ट पीरियड है, उसके बाद वो दूसरा फ्लाइट कैरी ऑन करेगा। मशीन तो है नहीं कि उसको रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एज यू नो मशीन को भी रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो मशीन इफिशियंसी कम कर देगा अपना। तो इंसान की इफिशियंसी मजबूत करने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है, तो उन्हें रेस्ट पीरियड जो दिया जाता है वो भी कम है इंडिया के केस में खासकर। एंड जो एयरलाइंस है शायद ये अंदाजा भी नहीं लगा पाते व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व अगर इस प्रकार की फॉलो अप की जाती है तो दैट्स वाई इंडिया की जो एयरलाइन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एज वेल एज जो एयरलाइंस है, उनको कहीं ना कहीं पायलट फटीग एंड द रेगुलेशन ऑफ एयरलाइन शेड्यूल्स इन पोस्ट वॉर ब्रिटेन, इनको पढ़ने की, समझने की जरूरत है और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नाउ एक एक्सपीरियंस ये भी निकल कर आता है कि लेट से कि पायलट की अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो को पायलट है उनमें उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करवा सके, एज वेल एज वो फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। तो ये सब भी तो ट्रेनिंग होना चाहिए ना। लेकिन पता चला है ये जो राइटर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है खुद भी ये पायलट रहे हैं और इनका 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये बताते हैं कि क्या इश्यू है यहाँ के ट्रेनिंग में जो पायलट को दी जाती है। बेसिकली जो प्रोफिशिएंसी चेक्स किए जाते हैं पायलट्स के, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा दी जाती है। दैट्स द इश्यू। और ये खुद पायलट कह रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, उनका एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये सब घटनाएं घट रही हैं। जबकि जो बड़े बड़े एयरलाइंस हैं इन द वर्ल्ड ओवर,
वो मिनिमम टोटल कॉकपिट टाइम एक्सपीरियंस पायलट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लेट्स से कि पायलट फ्लाइट रन कर रहा है, एक फ्लाइट रन किया, उसके बाद आपका मिनिमम टाइम होना चाहिए कि कितना वो पर फ्लाइट डिवोट करे। ऐसा नहीं कि उनके टाइम को कम कर दिया जाए, तो इससे उनकी इफिशियंसी पर असर पड़ेगा। तो क्या भारत की जो सिविल एविएशन रेगुलेटरी है, दैट इज डीजीसीए, वो इन स्टैंडर्ड्स नंबर को फॉलो करती है? तो ये सवाल पूछने की जरूरत है। क्या एयरलाइंस भारत की वो फुलफिल करती है? क्योंकि अल्टीमेटली रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो एयरलाइंस के ऊपर इन नियमों का अनुपालन करवाने में रोल निभाए। एंड वही बात लास्ट में निकल कर आती है कि जो ह्यूमंस हैं वो मशीन्स नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार उनको पायलट के सीट पर बैठा दिया तो फिर लगातार वो काम करते रहेंगे बिना दर्द, बिना पेन, बिना स्ट्रेस के। वो सब पायलट भी फेस करते हैं, तो हमें उनके कंसर्न्स को भी समझने की जरूरत है। नहीं तो इसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो, एक्सीडेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो सजेशंस क्या है? तो सजेशंस ये है कि जो ड्यूटी टाइम होता है पायलट का या फिर अदर मैनेजमेंट स्टाफ या ग्राउंड वर्कर, पहली बात तो ये कि दैट डजेंट फिट्स फॉर ऑल। सबके लिए ड्यूटी टाइम सेम नहीं हो सकती, खासकर पायलट की बात करें, क्योंकि सब डिफरेंट लेवल ऑफ फैटिगनेस फेस कर सकते हैं, स्लीपलेसनेस फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि एज फैक्टर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी निर्भर करता है कि कितना एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से जो ड्यूटी टाइम है उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। हो सकता है कोई व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंट हो तो उनके लिए एक सर्टेन ड्यूटी टाइम है, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस बंदा हो तो उनके लिए ड्यूटी टाइम घटाने की ज़रूरत होगी। तो ये कुछ बातें कही गई है। नाउ एक बात और, कि जब फ्लाइट की लैंडिंग करवाई जाती है ना, तो वो सबसे बड़ा रिस्की काम होता है। कैसे? बिकॉज लैंडिंग के दौरान जो स्ट्रेस लेवल फेस करता है पायलट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब एडवर्स वेदर कंडीशंस आ जाए तब तो और ज़्यादा खतरा लगता है इन्हें, क्योंकि उन्हें कुछ दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, बस सिग्नल पर उन्हें चलना पड़ता है। तो इसके कारण उनका जो हार्ट लेवल है, हार्ट बीट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हो 240 बीट्स पर मिनट। ये आपका एनालिसिस कह रहा है, आप देखो स्टडी कह रहा है, साइंटिफिक स्टडी कह रहा है, ऐसे ही हवा में बातें नहीं की जा रही। और इतना ही नहीं, सिवियर शुगर डिप्लीशन उनके शरीर से होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फील्स लो एनर्जी एंड दैट इम्पैक्ट्स देयर एफिशिएंसी। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बिकॉज ऑफ द स्लीप डेप्रिवेशन एंड बीच बीच में क्या होता है, थकावट की वजह से 5 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए वो सो जाते हैं, जिसको आप नैप कहते हो, एंड इसके कारण भी आपका एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये सब क्यों आ रही है थकावट, और इसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहा है, आप देख रहे हो। तो जब पता है हमें क्या प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है ना। तो एक सॉल्यूशन ये निकल कर आता है कि कम से कम 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए एक सप्ताह में। अभी क्या होता है, जो पायलट्स होते हैं उनको 1 दिन की जनरली छुट्टी दी जाती है, उसमें भी क्या, जो आपके हॉलीडेज होते हैं उन सब के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो जो 1 दिन की छुट्टी है उसको बढ़ाकर 2 दिन किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो एनुअल लीव उन्हें मिलते हैं वो तो मिले ही, और हॉलीडे जो एक्स्ट्रा पब्लिक हॉलीडेज के दिन छुट्टी मिलते हैं वो भी मिले। जो सेफ एयरलाइंस है वो इंश्योर करते हैं कि उनका रेस्ट पीरियड बना रहे और उनका जो स्ट्रेस है वो मैनेज होता रहे, एज वेल एज उनकी इफिशियंसी बरकरार रहे। उसके लिए वही है कि प्रॉपर ब्रेक टाइम दिया जाता है उन्हें, और ये वेरियस सेफ एयरलाइंस इसे फॉलो करती है, रेस्ट पीरियड प्रोवाइड करती है। और इतना ही नहीं, जो आपके फ्लाइट्स है, लेट्स से कि एक फ्लाइट पायलट ने कंडक्ट किया, ठीक है, हो सकता है उन्हें 4 घंटे लगे, अब उसको दूसरा फ्लाइट उड़ाने की ड्यूटी दी गई। तो ऐसा नहीं हो कि 3 बजे पहला फ्लाइट उड़ाकर उन्होंने ख़त्म किया, अब
अगले ही घंटे उसको दूसरे फ्लाइट करने की ड्यूटी दे दे। अब आप समझिए, वो दूसरे दूसरे देश जाता है, दूसरे दूसरे सिटी जाता है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वेदर, सब कुछ तो असर करता होगा ना। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर उन्हें फेस करना पड़ता है। तो दैट्स वाई उनकी बॉडी को एडजस्ट करने में समय लगता है, एंड हेंस प्रॉपर रेस्ट पीरियड शुड बी गिवन बिटवीन फ्लाइट्स। तो कंक्लूजन में वही है, अगर एयरलाइंस को सेफ्टी और ह्यूमन फैक्टर मैटर करता है तो उन्हें रेस्ट डेज बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से वो बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी प्रायर इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, ह्यूमन की सेफ्टी। उसके लिए अगर नंबर ऑफ रेस्ट डे बढ़ भी जाए तो क्या दिक्कत है, अदरवाइज इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी ही, घटेंगे नहीं अगर इस प्रकार के कंसर्न्स को हैंडल नहीं किया गया। ये भी देखा गया, जो आपका मैंगलुरु एंड कोझिकोड फैटल एक्सीडेंट हुआ था अगस्त 2020 में, एक इश्यू और निकल कर आई थी कि जो पायलट्स हैं ना, वो लंबे लंबे समय तक घर नहीं जा पाते क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। उनको इतनी ज़्यादा ड्यूटी रहती है कि वो घर तक नहीं जाता और आइसोलेशन फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। बिकॉज अगर स्ट्रेस एनेक्जिटी तो उसको डील करने के लिए होता है ना कि हमें फैमिली के पास जाना है, शेयरिंग करनी है, तो इन सब से स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन जो व्यक्ति घर ही नहीं जा रहा है, लगातार काम पे ही फोकस्ड है, तो उसके कारण वो दवाई लेने लगते हैं, मेडिकेशंस लेने लगते हैं। और मेडिकेशंस के तो साइड इफेक्ट भी होते हैं, एंड कभी कभी मेडिकेशंस आपने देखा होगा कि वो आपका इफिशिएंसी को डिग्रेड करता है, इनके वेरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसका भी तो इम्पैक्ट उस पायलट पर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठाइए कि क्या कारण है, कमिटी बैठाइए क्या कारण है, बल्कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द कोर पॉइंट जो आपको काम करने की जरूरत है, ऐसी बात डीजीसीए को बोली जा रही है। एंड जितना जल्द भारत की सिस्टम इसको समझ लेती है, उतनी ही तेजी से भारत की जो एयरलाइंस सेफ्टी है, जो पीपल्स सेफ्टी है, वो इंश्योर हो सकेगी। नहीं तो घटनाएं घटती रह जाएंगी, पास्ट में भी घट रही थी, प्रेजेंट में भी घट रही है और फ्यूचर में भी घटेगी अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया तो। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू द सेकेंड एडिटोरियल, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आपका कवर होगा। और ये दिखाता है, इस आर्टिकल में ये शोकेज किया गया है कि किस प्रकार से जो कास्ट वायलेंस है, जो कास्ट की जो आपकी डोमिनेंस है, वो जनरेशंस में भी देखने को मिल रही है और इसके कारण कास्ट वायलेंस हो रहा है, स्कूल बच्चों में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो कहानी हम समझेंगे, इसके पहले क्या कंटेक्स्ट है उसको समझते हैं। कहा जाता है कि उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, यानी कि जो हम फ्यूचर को देखते हैं वो उम्मीद पर ही तो देखते हैं कि भविष्य में अच्छा होगा। अगर अभी कुछ खराब हो रहा है, अगर अभी हमारे लाइफ में सही चीजें नहीं चल रही है, तो हम भविष्य पर छोड़ते हैं कि भविष्य अच्छा होगा और हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो क्या सचमुच में ये समस्याएं खत्म हो जाती है? क्योंकि आपका जो भविष्य है वो आज से ही निर्मित होता है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। तो अगर आज हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो फ्यूचर में भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि सुधार आज से ही होना है। आज अगर सुधार नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी सुधार नहीं होगा। और ये कंटेक्स्ट क्यों दिया गया है? बिकॉज तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप देखिए, वहां पर आपका टाउन है नांगबुनेरी टाउन। वहां पर आपका कास्ट वायलेंस की घटना देखने को मिली, जहां पर जो दलित टीनेजर है और उनकी जो बहन है उसको मारा पीटा गया, काफी खून बहे। और ये दिखाता है कि जो दलित कम्युनिटी है उन पर कितना ज्यादा अत्याचार होता है। इवन वो तो भविष्य की कामना भी नहीं कर सकते कि भविष्य हमारा सुखद होगा अगर इस प्रकार की घटना बार बार होती है। तो स्टोरी वही है कि वहां पर जो स्कूल है, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसमें
एक दलित लड़का भी था, और जो हायर कास्ट के स्टूडेंट्स थे, जो उनके स्कूलमेट्स ही थे, उनको चिढ़ाता था, लोअर कास्ट के रूप में उनको चिढ़ाता था एंड हैरेस भी करता था। तो इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने कंप्लेन कर दिया स्कूल में, स्कूल अथॉरिटी को। तो फिर उस स्कूल अथॉरिटी ने एक्शन लिया जो उसको परेशान कर रहा था। लेकिन जो आपके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो हायर कास्ट को बिलोंग कर रहे थे, पता चला कि उसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उस दलित बच्चे को मारा पीटा, और इतना ही नहीं, उसकी बहन को भी मारा पीटा। उसकी बहन हॉस्पिटलाइज हो गई एंड उस जो दलित लड़का है उसको हैंड सर्जरी करना पड़ रहा है। तो क्या ये दिखाता है कि इवन बच्चों के अंदर भी कास्ट जैसी जो विचारधारा है, डिस्क्रिमिनेशन वाली जो विचारधारा है, कास्ट हैटर्ड, कास्ट प्राइड, वो तो अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन में घुसते ही जा रहे हैं। समय के बढ़ने के साथ साथ ये घटनाएं कम होनी चाहिए, इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि हम कास्ट फ्री सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये कल्पना पर तो पानी फेरने का काम कर रहा है। एज वेल एज ऐसा नहीं है कि ये एक ही इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जो द्रविडियन मॉडल पेरियार के द्वारा सोची गई थी, रखी गई थी, पेरियार आपको ही पता है हमारे देश की आज़ादी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बल्कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। टेम्पल एंट्री मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जो आपके दलित कम्युनिटी है उन सबको टेम्पल एंट्री के लिए एक न्याय दिलाया, रास्ता दिलाया। कास्ट हेजोमनी को खत्म करने के लिए काफी इन्होंने कदम उठाए। इनका सपना था कि किसी भी प्रकार से हमारे सिटीजन्स, चाहे वो कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, सब एक साथ आ जाए, सब अपने अपने जो डिफिकल्ट विचारधारा है उसको त्यागे और सब एक साथ आए, विकास में कंट्रीब्यूट करे, सबका विकास हो। लेकिन ये शायद सपना उनका अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि इनके सपने को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, और आज भी हम इस प्रकार की घटनाएं को घटते हुए देख रहे हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने कमीशन बैठाया है, के चंद्रू कमीशन, ताकि जो कास्ट डिफरेंसेस स्टूडेंट्स में फैल रहे हैं, मौजूद हैं, उन सब को ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या ये सक्सेस हो पाएगा? आने वाले समय ही ये बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो आपका नंगुनेरी इंसिडेंट तमिलनाडु में हुआ, ये वेकअप कॉल है कि अब तो जाग जाओ, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं हमारी सोसाइटी के पीस, जस्टिस, इक्वलिटी को तबाह कर देगी। तो ये बेसिक आपका कंक्लूजन है। चीज़ें अच्छी लगी, आर्टिकल आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द डिस्कशन।